स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम टेस्ट सीरीज इतिहास का लेकर आए हैं और ये रिवीजन टेस्ट होने वाला है। अब तक मैंने जितने भी आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करवाया है टेस्ट सीरीज वगैरह, तो उसमें से ये रिवीजन है, ठीक है। आप लोग को जस्ट आंसर पता होगा और उसका कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह पूरे डिटेल में है, वो सब मैं इसमें देते जाऊँगा। और ये जो पैटर्न है आपका बिहार दरोगा और बीपीएससी के पैटर्न पे है, ठीक है। केवल यहाँ पे ऑप्शन ई नहीं दिया गया है, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड है वो बिहार दरोगा मेंस, पीटी और आपका बीपीएससी के लिए, पीटी के लिए, ये सभी को ये फॉलो करता है ये टेस्ट सीरीज। और क्वेश्चन पढ़कर आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा 150 क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया है। क्वेश्चन के साथ आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन भी मेंशन किया गया है इस पीडीएफ में। तो ये मैं पूरा 150 का 150 क्वेश्चन 154 तक है, तो पूरा का मैं पूरा इसमें करवाने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो में केवल मैं करवाऊंगा, पार्ट वाइज करवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इस वजह से, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इसका बहुत है, सारे ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन है, तो इस वजह से ये लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं 50-50 करके 3 पार्ट में इस वीडियो को मैं कंप्लीट कर दूंगा, अगर आप लोगों ने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया तो, ठीक है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया कलेक्शन है, ठीक है। इसे थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिख सके। चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी माल की सप्लाई के लिए अनेक स्थानों पर स्वदेशी स्टोर खोले गए। सबसे पहले बंगाल में स्वदेशी केमिकल स्टोर किसने खोला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हड़प्पा प्रस्तर प्रतिमा में किसका अधिक प्रयोग होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बी और सी दोनों का। तो बी में मुलायम चूना पत्थर और सी में है एस्टेटाइट का। तो ये भी एक तरह का पत्थर ही है, उसको बनाने में यूज किया जाता है प्रतिमा को। तीसरा नंबर आइए। तीसरा बोल रहा है कि अन्नगार निम्नलिखित में से कहाँ मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 4। 1, 2 और 4, ठीक है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल में अन्नागार मिले हैं, मतलब अन्न को स्टोर करने के लिए जो बनाया जाता था स्ट्रक्चर, उसको बोलते थे अन्नागार। और लोथल से लकड़ी का अन्नागार मिला है, ये आप लोग नोट रखिएगा। लोथल से जो मिला है अन्नागार वो लकड़ी का है, और मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी संरचना विशाल अन्नागार मिला है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा, और लकड़ी का अन्नागार कहाँ से मिला है, तो वो लोथल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। निम्नलिखित में से किस वेद का विभाजन मंडलों में ना होकर कांडों में है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या होता है कि इसमें कुल 20 कांड है, ठीक है, और 711 सूक्त हैं, और इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। और इसमें वशीकरण और जादू टोने का वर्णन किया गया है। तो ये सब क्वेश्चन इसमें आता है अथर्ववेद में, तो ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 5वें नंबर क्वेश्चन में। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित महाजनपद और उनकी राजधानी के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमलित नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है वो सुमलित नहीं है, बाकी सभी जो है मगध का ग्रीवर्स, वश का कौसंबी, ठीक है, ये सभी सुमलित हैं, और कौशल का श्रावस्ती, ठीक है। अवंती का जो है, अवंती की राजधानी उज्जैनी है, या फिर कहीं कहीं महिष्मती भी देता है, तो ये दोनों इसका अवंती का हो जाएगा। और 16 महाजनपद हैं, हम सभी जानते हैं, तो अवंती का आप लोग याद कर लीजिए। उज्जैनी अगर दिया तो उज्जैनी, या फिर महिष्मती भी इसको बोलते हैं उज्जैनी को, तो महिष्मती भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और विराटनगर जो है वो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी, ठीक है। यहाँ पे विराटनगर जो है ये मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी, और अवंती की राजधानी उज्जैनी और महिष्मती थी। तो मुझे लगता है कि आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा। और अवंती के शासक प्रद्योत के उपचार के लिए हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने अपने चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेजा था, ये भी कहीं कहीं आपको देता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख लीजिएगा इसमें। नेक्स्ट आइए 6 नंबर में। छठा नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो देखिए छठा का जो है पानीपत का तीसरा युद्ध यहाँ पे 1761 ईस्वी को हुआ था,
ठीक है। और पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। वहीं पे पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनका लोकप्रिय नाम हेमू है, और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। और अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए एक निर्णायक जीत थी। यहाँ पे अकबर की सेना जीत गई थी। और पानीपत की तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। इस लड़ाई में मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ था और पेशवा जो था वो बालाजी बाजीराव था। और इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई और उनका अखिल भारत पर शासन करने का सपना भी मराठों का टूट गया। वस्तुतः पानीपत के इस युद्ध ने यह निर्णय नहीं दिया कि भारत पर कौन राज्य करेगा, अपितु यह तय कर दिया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। और मराठों की पराजय के बाद ब्रिटिश सत्ता के उदय का रास्ता करीब करीब साफ हो गया था। नेक्स्ट है ये 7वां नंबर में। 7वां यहाँ पे ये पूरा रिवीजन टेस्ट है और आप लोग के लिए उम्मीद है कि इसका क्वेश्चन और आंसर और एक्सप्लेनेशन आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप लोग इसे जरूर देखिए, जरूर समझिए। कोई जरूरी नहीं ये मैं टेस्ट आप लोग का नहीं ले रहा हूँ, बल्कि आप लोग का एक रिवीजन करवा दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को एक रिवीजन हो जाए, याद हो जाए। पढ़ा हुआ हो सकता है आप लोगों का, पढ़ा हुआ ही होगा अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट जो है 7वां नंबर देखिए, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पेशवा कहा जाता था। 8वां नंबर आइए, दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो ये था ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो दक्षिण भारत की विजय का मुख्य श्रेय मतलब अलाउद्दीन ही खिलजी इसको भेजा था, मलिक काफूर को जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन दक्षिण भारत में सिर्फ 3 महत्वपूर्ण शक्तियां थी। पहला देवगिरी के यादव थे, दक्षिण पूर्व तेलंगाना के काकतीय वंश था और द्वार समुद्र के होयसल वंश थे। पांडे ने कभी भी अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। 9 नंबर आइए, 9 बोल रहा है भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, नागार्जुन, जो कि बहुत लोग को पता ही होगा। 10वां नंबर आइए, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने बड़ी संख्या में अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती की और उनके उपयोग के लिए मस्जिद का निर्माण कराया था? तो विजयनगर साम्राज्य यहाँ पे देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवराय द्वितीय। और देवराय द्वितीय जो है वो संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था और इसे इंद्र का अवतार माना जाता था। फारस के शासक शाहरुख ने अब्दुल रज्जाक को अपना दूत बनाकर 1442 ईस्वी में इसके दरबार में यानी कि देवराय द्वितीय के दरबार में भेजा था। तो ये 10वां नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कॉपी पेन लिए होंगे तो इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। 11 नंबर आइए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोपाल कृष्ण गोखले महादेव गोविंद रानड़े के शिष्य और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। उन्होंने सुधारक का संपादन भी किया था। 12 नंबर आइए, 12 बोरा की अलीगढ़ आंदोलन को शुरू करने वाला कौन था? तो ये था सर सैयद अहमद खां, बहुत लोग को ये भी पता होगा। ये सब कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में है। नेक्स्ट आइए 13 नंबर। 13 नंबर बोरा अलीनगर की संधि अंग्रेजों ने किसके साथ की थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, सिराजुद्दौला। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुई। इस संधि के तहत अंग्रेजों को सिक्का ढालने एवं कोलकाता में किलेबंदी का भी अधिकार मिल गया। 14 नंबर में आइए कि सती प्रथा का निषेध किस वर्ष किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 1829 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया। 1829 के 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जिंदा जलाना कानूनन अपराध माना गया। नेक्स्ट है ये 15 नंबर में। 15 नंबर बोला कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 16 नंबर आइए, वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसका हो जाएगा वंदे मातरम के प्रथम संपादक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए
वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, जिसका उन्होंने अपनी पुस्तक आनंद मठ में भी वर्णन किया। यह गीत पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। वंदे मातरम बिपिन चंद्र पाल द्वारा शुरू किया गया और श्री अरविंद द्वारा प्रकाशित एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र भी था। और लाला लाजपत राय ने लाहौर से उर्दू में वंदे मातरम शीर्षक से डेली अखबार का प्रकाशन भी शुरू किया। तो यहाँ पे आप लोग सद पकड़ना, मतलब यहाँ पे देख लीजिएगा कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। 17 नंबर में आइए। हाँ देखिए 17 नंबर में देखिए, यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। तो वहाँ पे देखिए ऑप्शन में जाइएगा। कोई एक गठन जो है कोई एक आदमी विशेष नहीं किया था, बहुत सारे लोग मतलब मिल के किए थे, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम लोग को जाना पड़ता है। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? HSRA इसको बोलते हैं, ठीक है, HSRA। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है ना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 में कानपुर में सचिन नाथ सन्याल, जगदीश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने की थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, HRA इसको बोलते हैं। लेकिन अगर वहीं पूछेगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की थी, और इसको किए थे चंद्रशेखर प्रसाद। क्योंकि HRA के बहुत सारे जो सदस्य थे वो पकड़ा गए थे, उसका चंद्रशेखर आजाद बच गए थे। उसके बाद इन्होंने 1928 में जाके दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसकी स्थापना की थी, HSRA की। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देख लीजिएगा कि HSRA पूछ रहा है या फिर केवल HRA पूछ रहा है। 18 नंबर में आइए। 18 बोल रहा है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 29 सितंबर 1932। तो एक चीज यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था, लेकिन 26 सितंबर 1932 को, ठीक है। लेकिन पूना पैक्ट में गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि भीमराव अंबेडकर दलित वर्ग से हस्ताक्षर किए थे, और मदन मोहन मालवीय और C राजगोपालाचारी ने हिंदू धर्म के तरफ से हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो इस वजह से हिंदू धर्म का और दलित वर्ग का इसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पूना पैक्ट में। तो हिंदू धर्म की तरफ से कौन कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय, C राजगोपालाचारी, और दलित वर्ग से कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तो ये आप लोग अच्छे से दिमाग में रखिएगा और याद ही हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आइए 19 नंबर में। 19 नंबर में आइए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया गया। निम्न में से इसमें क्या सम्मिलित नहीं था? तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो था सम्मिलित नहीं था, यानी कि दोनों के लिए एक ही गवर्नर जनरल, ये सम्मिलित नहीं था। तो इसमें क्या क्या था? तो संविधान सभा को सत्ता सौंपना, भारत मंत्री के पद का इसमें अंत हो गया, देशी रियासतों का सर्वोपरिता का अंत हो गया, और दोनों देशों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल की घोषणा की गई, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। तो ये इसका कुछ डिस्क्रिप्शन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20 नंबर में आइए। 20 नंबर बोल रहा है, किसने कहा कि यदि सारा भारत भी आग की लपटों में घिर जाए फिर भी पाकिस्तान नहीं बन पाएगा? यदि कांग्रेस विभाजन चाहती है तो वह मेरे मृत शरीर पर ही होगा, क्योंकि जब तक मैं जीवित हूं भारत को विभाजित नहीं होने दूंगा। यह कथन किनका था? तो यह ऑप्शन बी था, महात्मा गांधी का। 21 नंबर में आइए। 21 नंबर बोल रहा है कि 20 जून 1946 को थोड़े समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गिरफ्तारी किस कारण हुई थी? तो यह ऑप्शन डी हो जाएगा, कश्मीर में प्रवेश निषेध का उल्लंघन करने के आरोप में। क्या हुआ था कि उस समय कश्मीर में प्रवेश निषेध था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जबरदस्ती वहां पे चले गए थे कश्मीर में, इस वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था थोड़े ही समय के लिए। 22 नंबर में आइए। जुलाई 1946 में संविधान सभा के 296 स्थानों के लिए चुनाव में कांग्रेस को कितने सीटें प्राप्त हुई? तो 22 नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो सीट का है ये से क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। तो इधर नहीं आया है तो हो सकता है कि अगला सेट में आपको जरूर पूछेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा 208। इसमें जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि मुस्लिम लीग 73 सीट था और अन्य को 15 सीटें मिली थी, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और पूछ देता है कि महिला सदस्यों की संख्या इसमें कितनी थी? तो महिला सदस्यों की संख्या इसमें 12 थी, और भीमराव अंबेडकर इसमें बंगाल से निर्वाचित होकर संविधान सभा में आए थे। और जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो परोक्ष निर्वाचन पद्धति से हुआ था,
जिसमें प्रत्येक प्रांत एवं देशी रियासतों अथवा रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार मतलब 10 लाख की आबादी पर एक सीट का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में प्रदान की गई थी। और उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी। पहला अधिवेशन संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अस्थायी अध्यक्षता में हुआ और दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अस्थायी अध्यक्षता में चुना गया। और संविधान सभा का कार्य 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने के से शुरुआत हुई। तो यहाँ पे तीन चीज याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946 को क्या क्या घटना हुआ वो मैंने आपको बता दिया। इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में। 23 नंबर बोला इब्न बतूता के अनुसार कौन सुल्तान सबसे ज्यादा नर्म और एक मनुष्य जो सदैव ठीक और सच्चा करने के लिए तत्पर वह, हाँ, इब्न बतूता के अनुसार उन्होंने किस सुल्तान के बारे में लिखा था कि सुल्तान सबसे ज्यादा नम्र और एक मनुष्य जो सदैव ठीक है और सच्चा करने के लिए तत्पर व उत्सुक रहने वाला था। तो ये इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए लिखा था, MBT। मोरक्को निवासी इब्न बतूता 1333 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में भारत आया और भारत के उत्तर पश्चिमी द्वार से प्रवेश करके इब्न बतूता सीधे दिल्ली पहुंचा, जहां तुगलक सुल्तान मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक उसका बड़ा आदर सत्कार किया और उसे राजधानी का काजी भी नियुक्त किया था, अब्दुल रज्जाक को, ठीक है, इब्न बतूता को, और उसे राजधानी का काजी नियुक्त किया। और 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे चीन के बादशाह के पास अपना राजदूत बनाकर भेजा था। नेक्स्ट आइए 24 नंबर में। 24 नंबर बोला निम्न में से किसने महाभारत और कलहन की राजतरंगिणी का अनुवाद फारसी में करवाया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा जैनुअल आबिदीन। एक BPSC में क्वेश्चन पूछा था कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, ठीक है, ये BPSC का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का, मुझे ध्यान नहीं है कौन से ईयर का एग्जैक्ट है, 62, 63 या 64 BPSC का ही ये क्वेश्चन है। उसमें जैनुअल आबिदीन ऑप्शन इसका हो जाता है। शायद यहाँ पे 64 BPSC का है, मुझे याद आ गया है, 64 BPSC PT का ये एग्जाम है, आप लोग भी देख सकते हैं। जैनुअल आबिदीन उसका एग्जाम होता है, कश्मीर का अकबर, ठीक है। तो जैनुअल आबिदीन को सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखने व अपने अच्छे कार्यों के कारण कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। वहीं जेबू निसा कौन थी? तो जेबू निसा औरंगजेब की बेटी में से एक थी जो कि अत्यंत प्रतिभाशाली महिला थी। अंबर मलिक एक अबिसिनियाई दास जो अहमदनगर में बसा और निजाम शाही शासकों का प्रधानमंत्री बना। और आसफ खान कौन था? आसफ खान मिर्जा ग्यास बेग यानी कि एतमादुद्दौला का पुत्र था और मेहरू निसा यानी नूरजहां का भाई था, ठीक है। 25 नंबर में आइए। 25 नंबर बोला कि लोपा मुद्रा किसकी पत्नी थी? तो ये महर्षि अगस्त की पत्नी थी। और महर्षि अगस्त जो थे वो राजा दशरथ के राजगुरु थे, ठीक है। और इन जो महर्षि अगस्त है इनकी गणना सप्तऋषियों में की जाती है। 26 नंबर में आइए। 26 बोरा महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णो जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भजन है और गांधी जी का प्रिय भजन है। ये इसके रचयिता कौन है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, नरसिंह मेहता। ये आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, नरसिंह मेहता इसके रचयिता हैं। नेक्स्ट आइए 27 नंबर में। 27 बोल रहा है कि 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। पुर्तगालियों से दहेज में मुंबई मिला और 1669 में इस ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 10 पाउंड मासिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। कंपनी ने औंगियार को अपना अधिकारी नियुक्त कर मुंबई के गांव का शहरीकरण करवा दिया था। नेक्स्ट आइए 28 नंबर। 28 नंबर बोल रहा है कि किस भारतीय दार्शनिक, ठीक है, किस भारतीय दार्शनिक और विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। 1893 में इन्होंने धर्म संसद में बहुत ही महत्वपूर्ण संबोधन किया था, ठीक है।
नेक्स्ट आइए 29 नंबर। 29 नंबर बोल रहा है भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आपको एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है। 29 नंबर तो ये हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इनको धनपत राय था, फिर इसको मुंशी प्रेमचंद कहा जाने लगा था, ठीक है। नेक्स्ट आइए 30 नंबर में। 29 हो गया, 30 नंबर में आइए। 30 नंबर बोल रहा है, यहाँ पे आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से किस रचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया गेट, ठीक है। और गेटवे ऑफ इंडिया अगर बोला जाएगा तो गेटवे ऑफ इंडिया के प्रवेश द्वार का निर्माण राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के आगमन 2 दिसंबर 1911 की यादगार में हुआ था। बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जो एशिया का सबसे बड़ा मुख्य द्वार के रूप में भी जाना जाता है और सम्राट अकबर की गुजरात विजय की सफलता का जश्न मनाने के लिए 1575 में इसे बनाया गया था। और लाहौरी गेट दिल्ली में स्थित लाल किले का पश्चिमी द्वार है, जो लाहौर की ओर खुलता है, जिस कारण इसका नाम लाहौरी गेट पड़ गया। इंडिया गेट जो है, इसे भव्य स्मारक की आधारशिला सन 1921 में ड्यूक ऑफ कनाट द्वारा रखी गई थी, जिसे ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था। इसीलिए दिल्ली में आप देखते होंगे कनॉट प्लेस है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और लुटियंस जोन्स है वो भी बहुत ही बढ़िया डिजाइन किया गया है। तो ये दिल्ली में है इंडिया गेट। गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में, ठीक है। तो इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कभी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन किसके लिए किस लिए बनाया गया है। 31 नंबर आइए। 31 बोल रहा है कि अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रवत दाई। और जो जगनिक है वो कालिंजर के चंदेल शासक परमाल के आश्रयी भाट बंजारा हिंदू जाति थे, और राजा परमाल के सामंत और सहयोगी महोबा के प्रसिद्ध वीर अल्लाह उद्दौल को नायक मानकर जगनिक ने अल्लाह खंड नामक ग्रंथ की रचना की थी। 32 नंबर, जितना भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है हिस्ट्री से। 32 नंबर आइए। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। यहाँ पे याद रखिएगा कि आगरा का मोती मस्जिद पूछेगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा, शाहजहां। और दिल्ली में लाल किले के अंदर अगर मोती मस्जिद पूछेगा तो ये औरंगजेब ने बनवाया था। ये दोनों में आप लोग जनरली कंफ्यूज कर जाते हैं, आप लोग देखते नहीं है, बस आगरा का मोती मस्जिद आपको याद रहता है शाहजहां। दिल्ली में लाल किले के अंदर ही एक मोती मस्जिद है पूर्णतः संगमरमर का, जिसे औरंगजेब ने बनाया था। तो दिल्ली वाला मोती मस्जिद पूछेगा तो औरंगजेब, आगरा वाला मोती मस्जिद पूछेगा तो शाहजहां। नेक्स्ट आइए 33 में। 33 बोल रहा है कि निम्न में से पागलपंथी विद्रोह का नेता कौन था। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, करम शाह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अली मुस्लियार जो था वो मोपला विद्रोह के नेता थे, भगत जवाहर मल कुक्का विद्रोह के, और सैयद अहमद अलीगढ़ आंदोलन के नेता थे। तो इस तरह से आपका चारों ऑप्शन क्लियर हो गया। 34 नंबर आइए। नौजवान भारत सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, भगत सिंह। 35 नंबर में आइए। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुए वनडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यह युद्ध कब हुआ था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1760 ईस्वी में। और कभी कभी पूछ दिया था कि वनडीवास का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, ठीक है, ये भी पूछ दिया था। तो आप लोग ईस्वी और किसके किसके बीच रखा गया था इसमें आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आइए 36 नंबर में। 36 बोल रहा है महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कमल। 37 नंबर में आइए। सम्राट अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा तथा समस्त प्रजा मेरी संतान का उल्लेख है। तो ये हो जाएगा प्रथम शिलालेख में। 38 नंबर आइए। अस्किनी किस नदी का प्राचीन नाम है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अस्किनी चिनाब का प्राचीन नाम है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 39 नंबर में। 39 नंबर बोल रहा है निम्न में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना। और कैबिनेट मिशन योजना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा 22 जनवरी 1946 को मिशन भेजने का निर्णय लिया था। और कैबिनेट मिशन के सदस्य सर पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, एबी अलेक्जेंडर थे सदस्य, और स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे सदस्य थे। एक क्वेश्चन जो पूछता है कि कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आया। तो ये हो जाएगा 29 मार्च 1946 को यह मिशन भारत आया, और 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रस्तुत की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन प्लस एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे सभी नोट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट आइए 40 नंबर में। 40 नंबर बोल रहा है कि 16 अगस्त 1932 को घोषित सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड में किसके लिए पृथक चुनाव क्षेत्र आरक्षित सीट नहीं थी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, बौद्ध के लिए कोई आरक्षित सीट नहीं थी, जबकि मुसलमान, सिख और दलित के लिए अलग अलग आरक्षित सीटें थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। तो कभी कभी पूछ देता कि किसने घोषणा की थी। और सांप्रदायिक अवार्ड में दलित वर्ग के लिए 71 सीटें आरक्षित थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 147 कर दिया गया था। ठीक है। और दलितों को पृथक निर्वाचन देने के विरोध में 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने जेल में अपना पहला आमरण अनशन किया था। यह पहला आमरण अनशन गांधी जी का 20 सितंबर 1932 से ही शुरू हुआ था। 41 नंबर आइए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मंगलोर की संधि कब हुई थी। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर के युद्ध के बाद, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 1784 ईस्वी में। मंगलोर की संधि के द्वारा एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को एक दूसरे को वापस कर दिया गया और टीपू ने अंग्रेज बंदियों को रिहा कर दिया। टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, आंग्ल मैसूर युद्ध। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक चला और इसका मुख्य कारण अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर अधिकार कर लिया था, जो हैदर के राज्य के अंतर्गत आता था। और यह युद्ध अनिर्णायक रहा, क्योंकि संधि से यह फिर युद्ध खत्म हुआ, कोई जीता ना कोई हारा। 40 नंबर आइए, 1857 के विद्रोह के बारे में किसने कहा था, इन देसी नरेशों और सरदारों ने इस तूफान के आगे तंगरोध का कार्य किया, अन्यथा हम एक ही झोंके में उड़ गए होते। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि अंग्रेज हमारे देश पे इसी वजह से राज कर पाए थे क्योंकि यहाँ पे राजा और जो सरदार थे, जमींदार थे, वो सब अंग्रेजों को मदद कर रहे थे और गरीबों पे, मजदूरों पे जुल्म ढाते थे। और यही वजह था कि अंग्रेज आसानी से हम लोग को, भारत को गुलाम बनाने में सफल रहा था। तो इसका जो ऑप्शन है 42 का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। तो देखिए 1857 के विद्रोह के समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग और ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टर्न था। ये दोनों क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग याद कर लीजिए हर हाल में। तो यहाँ पे तो एक तो क्वेश्चन हो गया आपका, पूछ देता है 1857 के समय कौन वायसराय था। कभी कभी पूछ देता है 1857 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो ये दोनों में हो गया है। 1857 के विद्रोह के समय वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री पूछेगा तो पामस्टोन। और इस विद्रोह में ग्वालियर के सिंधिया परिवार, जो अभी मध्य प्रदेश में हाल ही में जो चर्चा में रहे ज्योतिराज सिंधिया, इसी सिंधिया परिवार के हैं, जो कि बीजेपी में शामिल हो गए थे। ठीक है। ये सब अंग्रेजों के मदद कर रहे थे। ठीक है। सिंधिया परिवार अंग्रेजों का मदद किया था इस विद्रोह में। और इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, पटियाला, नाभा, जींद तथा कश्मीर के राजा और नेपाल के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था। बिहार में बेतिया और हथुआ के राजा, सूरसंड और पंडोल के जमींदार और मुजफ्फरपुर का महंत परिवार भी अंग्रेजों का साथ दिया था। और इसी वजह से ये ज़्यादा सफल 1857 का नहीं हो पाया था, लेकिन पूरे देश को अंग्रेज को झकझोर दिया था। 43 नंबर में आइए। 43 नंबर बोल रहा है कि 1849 ईस्वी में परमहंस मंडली की स्थापना मुंबई में किसने की थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, दादोबा पांडुरंग। परमहंस मंडली एकेश्वरवाद और विश्व बंधुत्व की अवधारणा पर आधारित था। ये ईसाई धर्म के अनुष्ठानों की नकल करते थे और इससे इन पर जनता को संदेह होने लगा। अंततः 1860 ईस्वी में परमहंस मंडली समाप्त हो गई। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग, दादोबा पांडुरंग और बालकृष्ण जयकर इत्यादि ने की थी। एक जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, प्रार्थना समाज की स्थापना पूछ दिया है, बहुत बार पूछा है, हर एग्जाम में पूछ रहा है। इसका जो स्थापना हुआ था, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रनाडे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, चंद्रवारकर आदि द्वारा की गई थी। आरजी भंडारकर प्रार्थना समाज के अग्रणी नेता में से एक थे। 44 नंबर आइए। ब्रिटिश भारत के प्रमुख समाचार पत्र और उनके संस्थापक के संदर्भ में गलत जोड़े का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए गलत जोड़ा बोल रहा है। ठीक है। तो आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि गलत जोड़ा इसमें से कौन है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले ही बार में देखते हुए पता चल गया, लेकिन ऑप्शन ई रहता तो आप लोग कंफ्यूज इसमें करते। तो इंडियन ओपिनियन किनके द्वारा था, तो इंडियन ओपिनियन था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है। इंडियन मिरर यहाँ पे देवेंद्र नाथ टैगोर सही है। अगर इंडियन मिरर में दो लोग थे, देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष इंपॉर्टेंट थे। हिंदू पैट्रियाट में आपका हरीश चंद्र मुखर्जी थे और गिरीश चंद्र घोष थे। और यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ऑप्शन दिया गया है। तो दादा भाई नौरोजी जो है वो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे।
और यहाँ पे जो हिंदू है बी राघवाचारी, ये सही है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया 44 नंबर आपका। नेक्स्ट आइए 45 नंबर में। 45 नंबर बोल रहा है कि कांग्रेस अधिवेशन के संदर्भ में कौन सा जोड़ा गलत है। तो ऑप्शन सी वर्ष 1928 कोलकाता सरदार पटेल, ये वाला जोड़ा गलत है। क्यों गलत है? तो बेलगांव, देखिए यहाँ पे पहला तो सही है, 1924 में गांधी जी केवल इसी अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे, बेलगांव अधिवेशन 1924 के। कानपुर अधिवेशन 1925 में सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। कोलकाता अधिवेशन 1928 पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था और इसका रियासतों में उत्तरदायी सरकार की मांग की गई थी इसमें 1928 के अधिवेशन में कोलकाता के। ठीक है, तो यहाँ पे सरदार पटेल ना होकर के पंडित मोतीलाल नेहरू होते। 46 नंबर आइए, बराबर की पहाड़ियों में अशोक के कितने गुहा लेख पाए गए हैं? तो 3। ठीक है, और बराबर की पहाड़ी में टोटल 7 गुफा हैं, जिनमें से 3 में अशोक के गुहा लेख पाए गए हैं। और अशोक के जो जिसमें गुहा लेख पाए हैं वो हैं कर्ण चौपौर, विश्व झोपड़ी और सुदामा गुफा। और इन गुफाओं का निर्माण अशोक के समय अजीबक संप्रदाय के भिक्षुओं को निवास के लिए बनाया गया था। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि किस संप्रदाय के लिए निवास स्थान अशोक ने बनाया था बराबर की पहाड़ियों में। ये बिहार के आपका जहानाबाद के क्षेत्र में है। ठीक है, जहानाबाद से नजदीक पड़ता है। एक बराबर हॉल्ट ही है, जहानाबाद से गया के रूट में, जहानाबाद से पटना के रूट में जाएगा तो बराबर हॉल्ट ही आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब 47 नंबर आइए। 47 बोल रहा है कि ईंटों से बने रंगाई के कुंड या हौज कहाँ पाए गए हैं। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा 2 और 4, यानी कि अरिकमेडु में और उरैयूर में। ठीक है, 2, 4 में इसका रंगाई के कुंड और हौज पाए गए हैं। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, इसका याद कर लीजिए हर हाल में। 48 नंबर आइए, निम्न में से किस क्षेत्र में सोने का कोई बाइजेंटाइन सिक्का नहीं मिला है? पहले तो आप लोग बाइजेंटाइन कंफ्यूज कर रहे होंगे कि बाइजेंटाइन सिक्का क्या होता है। भाई आज तक देखे नहीं है, सुने नहीं है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे नोट कर दिए हैं हम। तो सोने का कोई बाइजेंटाइन सिक्का नहीं मिला है, तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन बी, बाइजेंटाइन साम्राज्य या बाइजेंटिनियम टीयम का इस्तेमाल ग्रीक भाषा बोलने वाले रोमन साम्राज्य के लिए किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा बाइजेंटाइन साम्राज्य कौन था। तो जो रोमन साम्राज्य था, जो ग्रीक भाषा का प्रयोग करता था, उसको रोमन साम्राज्य को उसको बाइजेंटाइन साम्राज्य या बाइजेंटियम बोला जाता था। 49 नंबर में आइए। 49 नंबर बोरा कथन यहाँ पे दिया गया है कि गंधार कला शैली पर यूनानी हेलेनिस्टिक प्रभाव के चिन्ह है। कारण इसमें लिखा गया है कि उस कला से हीनयान का रूप प्रभावित हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 49 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन सही है, गंधार कला शैली पर यूनानी हेलेनिस्टिक का प्रभाव चिन्ह है, परंतु कारण जो है वो गलत है। गंधार कला जो है वो महायान धर्म के विकास से प्रोत्साहन मिला है गंधार कला को। और भरहुत एवं सांची में जो निर्मित स्तूप है वो आपका गंधार कला का ही उदाहरण है। 50 नंबर में आइए। 50 नंबर बोरा निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो यह दिलवारा जैन मंदिर खजुराहो में नहीं है। तो दिलवारा जैन मंदिर माउंट आबू दिलवारा राजस्थान में है। ठीक है, और खजुराहो मंदिर आपका मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। इसका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। 51 नंबर और इस टेस्ट रिवीजन टेस्ट का ये आखिरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट में हम 51 के बाद का करेंगे, 51 से लेके 100 तक में। तो इसका 51 नंबर क्वेश्चन है, चोल मंदिरों के निम्न में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा 51 नंबर कंफ्यूज पैदा कर रहा है। चोल मंदिरों को निम्न में से इसमें सभी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो चोल काल के मंदिर द्रविड़ शैली के सर्वश्रेष्ठ प्रमाण हैं। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग याद कर लीजिएगा, चोल काल के मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। और यहाँ पे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें सभी होगा, ऑप्शन ई हो जाता है। ठीक है, तो 51 नंबर एक बार आप लोग चोल मंदिर का निर्माण का, चोल काल के मंदिर का द्रविड़ शैली का आप लोग पढ़ लीजिएगा कि उसमें क्या क्या विशेषता है। ये आप लोग पे हम छोड़ देते हैं, मेरे अनुसार इसमें सभी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये रिवीजन टेस्ट हिस्ट्री का आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोग लाइक वगैरह करते हैं तो मुझे समझ में आया कि हाँ आप लोगों को बहुत ही अच्छा टेस्ट लगा है, और मैं जल्द ही इसका पार्ट 2 मैं लेके आऊँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।